मैं श्रेयस और सर्वेश म्यूज फाउंडेशन के आप सबका स्वागत करते हैं इस पैनल डिस्कशन में जिसका नाम है स्वच्छ भारत के मैनुअल स्कैवेंजर्स। आज हम बात करेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर और क्या इसके रियलिटीज़ है। म्यूज फाउंडेशन पिछले 1 साल से मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने। तो आज का ये सेशन भी उसी के लिए एक छोटा सा कदम है। तो चलिए दर्शकों, हमारे पैनलिस्ट को जानते हैं। सबसे पहले पैनलिस्ट जो हमारे हैं वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुजाता चौहान जी। हमारे दूसरे पैनलिस्ट जो है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है जगदीश खैरालिया जी। और हमारे तीसरे जो स्पीकर है संजय धुमाने जी, वो है नेशनल कन्वीनर ऑफ आरजीए माने राष्ट्रीय गरिमा अभियान। तो बढ़ते हमारे पहले पैनलिस्ट की तरफ एंड उनसे जानते हैं कि उनके मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर क्या विचार है। डॉक्टर सुजाता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है मैनुअल स्कैवेंजिंग ये एक प्रथा के बारे में। या सबसे पहले तो सबको प्रणाम। अभी मैनुअल स्कैवेंजिंग का हम बात कर रहे हैं, सच्ची बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। और एक है कि स्कैवेंजिंग अगर बोले तो हम लोग इमेजिन करते हैं और कौन सा पिक्चर हमारे आंखों के सामने आता है। ज्यादा करके तो यही आता है कि कोई गटर में या तो कोई मेन होल में नीचे कोई आदमी गया है, वहां पे बहुत गंदगी है और वो साफ कर रहा है और ऊपर निकाल रहा है, वो आदमी भी बहुत गंदा हुआ है। ऐसे ही पिक्चर क्यों आता है? उसके अलावा ये क्यों नहीं आता है कि कोई एक अच्छा सब लाइक एक आदमी या व्यक्ति खड़ी है, वो सब प्रोटेक्टिव मेजर्स करके फिर भी मैकेनिज्म कोई मैकेनिक है, यानी कि व्हाट मुझे कहना है कि कोई मशीन है और उससे वो काम कर रहा है। ऐसे वाला पिक्चर हमारे आंख के सामने क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये रियलिटी नहीं है, इसीलिए शायद ये हमारे आंख के सामने ऐसे वाला पिक्चर नहीं आता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हम लोगों को प्रयास करना है कि ये रियलिटी बने कि ये जो काम है ये डिग्निफाइड वे से और अच्छी तरह से हो जाए। अभी मेरे दिए हुए समय में मैं एक मेनली 4-5 टॉपिक कवर करना चाहती हूँ। एक तो ये काम करने वाले लोग कौन है, कौन लोग ये काम करते हैं। दूसरा मुद्दा मुझे ऐसे लगता है कि कानून के हिसाब से क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं या आज तक अपने पास कौन कौन से कानून है जो ये प्रोहिबिट या तो नहीं होना चाहिए ऐसे कहते हैं। तीसरा मुद्दा मुझे ऐसे लगता है कि आज की बीएमसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम करने वाले सफाई कामगारों की परिस्थिति कैसे है, वो किस हालात में और किस तरह से काम कर रहे हैं। मैं बीएमसी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और वहां पे जो है वो अगर वहां पे इतने बड़े फाइनेंशियल सपोर्ट वाला कॉर्पोरेशन में अगर ऐसे हो रहा है तो शायद और जगह पे और भी बुरा हो सकता है। एक चौथा मुद्दा मुझे ऐसे लग रहा है कि महिलाओं के यहाँ पे काम करने वाले जो महिला वर्ग है उनकी खास तौर पे क्या समस्याएं रहती है। और लास्टली मैं थोड़ा सा मैकेनाइजेशन या तो टेक्नोलॉजी वाला यूज ये कामकाज में कितना किया जाता है या करना चाहिए या कैसा हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। अभी मैनुअल स्कैवेंजिंग जो बोलते हैं उसका मतलब ये होता है कि हाथ से ह्यूमन एक्सक्रेटा को साफ करना या तो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। अपने यहाँ इंडियन सोसाइटी में सिविल सोशल इकोनॉमिक लाइफ हमारा जो है वो बहुत कास्ट सिस्टम से रेगुलेट किया जाता है, यानी कि बहुत सारे हमारा जो आम जिंदगी है पूरा दिन का भी और ओवरऑल इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय आवर कास्ट सिस्टम। तो ये काम जो है स्कैवेंजिंग का काम है, ये भी करने वाले बहुत मेजॉरिटी वाला जो है वो वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग यहाँ पे दिखाई जा देते हैं। उनमें भी काफी सबकास्ट है, जैसे कि रुखी, मेहतर, चुड़ाला, लाल बेगी, हलाल खोरिया, ऐसे कुछ और भी उनमें भी हायरार्की है। लाइक अगर हम लोग बोले वाल्मीकि की कम्युनिटी तो वो भी होमोजिनस नहीं है, उनमें भी कैटेगरीज है और उनमें भी लोअर कास्ट, उनमें अमंग देम लोअर एंड अपर भी है। इतना वहां तक वो है, ऐसे मेरा कहना था। तो
अगर हम लोग थोड़ा हिस्टोरिकल जाने तो हिस्ट्री में भी जहाँ जब हमारे यहाँ जमींदारी थी, जमींदारी से भी वो जो टॉयलेट साफ करने वाले जो आते थे उनको लाइक हर कुटुंब के जागीर जैसे कोई कहते थे, यानी कि फिक्स वाले वो कुटुंब है, जागीर वाला कुटुंब वहां पे काम करेगा, फिर वहां पे आज सास काम कर रही है, वहां पे बहू आएगी तो बहू काम करेगी, इस हिसाब से वो कुटुंब में चलता रहता था। और एक था कि ये काम करने वाले लोग कहाँ रहते थे, वो भी एक बताता है कि सोसाइटी या तो कम्युनिटी उनकी तरफ कैसे बर्ताव करती है। तो वो भी गांव के बाहर कहीं पे रहते थे, गांव में नहीं रहते थे। उनका काम होने के बाद वो वापस आके कुछ बचा हुआ खाना उनको दिया जाता था, ऐसे भी नहीं कि उनको कुछ पैसा वगैरह दिया जाता था। तो इस तरफ से उनको उनके साथ का बिहेवियर हुआ करता था। अभी आज भी अगर हम लोग देखें तो काफी ऐसे बस्तियां हैं जहाँ पे ये कम्युनिटी के लोग इकट्ठे रहते हैं, और वो जो बस्तियां हैं वो भी कोई शहर के बीच में या अंदर वाले जगह पे शायद नहीं दिखाई देती है, वो काफी आउटकस्ट में दिखाई देती है। तो ये सब देखते हुए ऐसे लगता है कि ये जो काम है ये डेफिनेटली कास्ट बेस्ड है, और ये कास्ट के लोगों पर इम्पोज किया हुआ काम है। So it is customary caste-based practice that binds the people to continue their work. कुछ जगह पे शायद मुझे हिंदी से वर्ड नहीं आए तो मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ। फिर ऐसे भी है कि अगर मुझे ये काम नहीं करना है, मैं लाइक वही कास्ट में और ये काम कर रही हूँ और मेरे मन में आया कि मुझे ये नहीं करना है, तो भी उनको कोई दूसरा वाला ऑप्शन है क्या, वहां से बाहर निकल के कोई अच्छा दूसरी चीज में कर पाऊंगा क्या, तो ही मैं बाहर निकलने की कोशिश करूंगी। या तो समाज उनको बाहर आने भी देता है या नहीं देता है। अभी ये भी है कि ये बच्चों के ये लोगों के बच्चे जब स्कूल में जाते हैं वहां पे भी काफी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यानी कि काफी जगह पे ऐसे भी दिखाई देता है कि ये बच्चों को स्कूल का टॉयलेट साफ करने का काम दिया जाता है। एक्चुअली दे आर द स्टूडेंट्स, वहां पे विद्यार्थी करके वो जा रहे हैं, लेकिन तभी भी उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन वाला बर्ताव हो जाता है। अभी दिस इज अबाउट अ कास्ट बेस्ड वर्क एज सच। थोड़ा मैं दूसरे पे जाऊं कि कानून के प्रोविजंस क्या क्या है। तो सबसे पहले 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो आया था, वो कानून से ये काम, यानी कि किसी आदमी को ये काम करने की कंपल्शन या तो जबरदस्ती नहीं कर सकते, ऐसा प्रोविजन था। उसके बाद 1993 में एक मेन लेजिस्लेशन आया जो कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट। ये एक्ट में अगर किसी ने ऐसे एम्प्लॉय किया काम करने के लिए तो उनको पनिशमेंट दी गई है, जो कि इम्प्रिजनमेंट भी है और उसके साथ कुछ रिपोर्ट ऑफ फाइन भी है। ये कानून तो है, लेकिन एटलीस्ट मेरे इसमें से देखने में कभी किसी को इसमें सजा हुई है ऐसे मेरे सुनने में आज तक तो नहीं है। उसके बाद 2013 में जो दूसरा एक्ट आया, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट। ये एक्ट क्यों आया? तो एक तो पहले वाले एक्ट में सिर्फ बोला था कि किसी को एम्प्लॉय नहीं करना है, लेकिन जो एम्प्लॉय हुए उनका रिहेबिलिटेशन का इशू हो जाता है, या तो उनको जो दिक्कतें आती है उसके ऊपर कोई सुधार होना चाहिए। तो ये एक्ट का मतलब ये था कि हमें रिहेबिलिटेशन का की सुविधा ये देनी चाहिए, इसके लिए ये एक्ट आ गया। तो और ये एक्ट के बाद मैनुअल स्कैवेंजिंग के रूल्स भी बनाए गए। तो मैनुअल से, लेकिन ये एक है कि ये ये एक्ट के बाद जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के रूल्स बने हैं, वो रूल्स अगर हम देखें तो एक्चुअली एम ऑफ द एक्ट वाज रिहेबिलिटेशन देना चाहिए, लेकिन ये रूल्स में कहाँ पे भी रिहेबिलिटेशन का मेंशन ही नहीं दिखता है। तो ये भी हमें देखना चाहिए। और एक है नेशनल कमीशन फॉर सफाई का,
सफाई कर्मचारी वो 1994 में फॉर्म हुआ और 1997 में नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर्म हुआ। यानी कि हमारे पास लीगल बॉडीज नहीं है, ऐसे भी नहीं है, लॉ नहीं है, ऐसे भी नहीं है। सो हमारे पास लॉ है, लीगल बॉडीज है, करना चाहिए। वो इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें आ रही है, या तो करने का इरादा नहीं है, या तो वहां पे कुछ तो गड़बड़ है। फिर अभी क्या करना चाहिए? अभी ये जो इश्यू है, ये तो मुझे लगता है सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इश्यू है और बहुत ही सीरियस इश्यू है, जहाँ पे डिग्निटी ऑफ द वर्क नहीं है और लाइफ डिग्निफाइड वे से हम जिए, ये हम डिनाई कर रहे हैं। तो ये हुए हमें ये सीरियसनेस इसका समझना चाहिए और इसके ऊपर उसमें से रास्ता निकालना चाहिए। और एक है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 3 फॉर्म्स मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया बताए हुए हैं। वो जो 3 फॉर्म उन्होंने बताए हुए हैं, उसमें से एक है कि पब्लिक रास्तों पे, यानी कि पब्लिक स्ट्रीट्स पे ह्यूमन एक्सक्रीमेंट्स को साफ करने वाले, जिसमें उन्होंने रेल गाड़ी का जो ट्रैक्स में जो सफाई करनी पड़ती है वो भी इंक्लूड किया हुआ है। दूसरा उन्होंने कैटेगरी कही है वो सेफ्टी टैंक्स जो साफ करते हैं वो वाला, और तीसरा जो है सीवरेज और द गटर जो साफ करते हैं वो। तो ये सब अगर हम लोग देखें तो आज तक 2018 में अब एक तो है कि हमारे यहाँ काफी राज्यों में अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग हमें दिखाई देता है, ज्यादा करके महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये बहुत प्रिवेलेंट है। तो अभी ये कितना है और क्या कैसे चलता है, तो मैं तीसरे मुद्दे पे आती हूँ कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या हालत है और वहां पे काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की कैसी स्थिति है। हाल ही में लास्ट ईयर में महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को एक अभ्यास करके अहवाल सादर करने को कहा था, जिसमें बम्बई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सफाई कामगारों की कंडीशंस कैसी है वो बतानी थी। और ये आया था क्योंकि एक दावा वहां पे दाखिल किया हुआ था। तो सीवरेज ऑपरेशंस कैसे चलती है इसके ऊपर वो अहवाल देना था, कि जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट के ओर से एक टीम ने काम किया और ये काम करते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अथॉरिटीज से, कमिश्नर से, इंजीनियर्स और सफाई कामगार सबसे बात हुई। कुछ कामगारों के घर में जाके ही बात की, देखे वो कैसे काम करते हैं, रास्ते पे कैसे काम चलता है, ये सब देख के एक अहवाल ये टीम ने सादर किया है। इसके पहले 2015 में भी मिशन गरिमा करके एक अभियान नहीं कह सकते, स्टडी हुआ था, जिनका 2018 में भी 2018 में वो लोगों ने अहवाल दिया हुआ है और जिसमें भी काफी समस्याओं का यानी कि दे हैव मेंशन लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट दिस वर्कर्स आर फेसिंग। तो अभी भी काफी मैनहोल्स में आदमी नीचे उतर के साफ सफाई करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और होता क्या है कि वो जो उनको प्रोटेक्टिव मेजर्स दिए जाते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, या तो जिस तरह का होता है कि उसको एक्चुअली उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। और हाल ही में दिसंबर 19 में हम लोगों ने 3 जन को सफोकेशन से डेथ हुई ऐसे देखा है। इवन थाना या नाला सोपारा में भी प्राइवेट हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1 जन का मृत्यु हुआ था। और 2018 में अगर हम लोग देखें तो ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के डेथ के आंकड़ेवारी देखे हम लोग, तो उत्तर प्रदेश में 21 था और महाराष्ट्र में 17 था, 17। सो महाराष्ट्र was second in the number of manual scavengers deaths in the year of 2018. अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो सेवरेज क्लीनिंग डिपार्टमेंट है उनके 3 सेक्शन है या तो 3 विभाग है। एक है उनका सेवरेज ऑपरेशन जो एसओ कहते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज डिपार्टमेंट जिसको SWD ऐसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और तीसरा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट SWM। हम लोगों ने एसओ किया यानी कि सेवरेज ऑपरेशन का अहवाल देना था, इसलिए वो टीम ने उसका डेप्थ में जाके
लाइक अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की थी। वहां पे ये दिखाई दिया कि सेवरेज ऑपरेशन खाते में 42% ऑफ द पोस्ट आर वेकेंट, और जो डाइवर्स है वो वहां पे पोस्ट है, उसमें से 7 पोस्ट वेकेंट है, यानी कि 3 ही डाइवर्स वहां पे काम कर रहे हैं। जो भी एम्प्लॉइज वहां पे काम करते हैं उसमें परमानेंट काम करने वालों का नंबर बहुत कम है, और सबसे ज्यादा नंबर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स का है। इसका मतलब ये कि वो एनजीओ या कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसी को कहते हैं कि आप एम्प्लॉय करो वर्कर्स को, और वहां पे हायर करके काम किया जाता है। अभी सवाल ये आता है कि परमानेंट जो कॉन्ट्रैक्टर वालों के वर्कर्स है उनकी तो हालत बहुत ही खराब है, लेकिन जो परमानेंट वर्कर है उनकी भी तो कुछ कम हालत नहीं है। जैसे कि उनके हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज है। वहां पे उनका एक जीआर जिसको बोलते हैं, यानी कि बीएमसी का पॉलिसी है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप होना है ये कर्मचारियों का, लेकिन असल में ये होता ही है ऐसा नहीं है। उसके अलावा उनको अगर मेडिकल असिस्टेंट चाहिए तो वो बीएमसी के अस्पताल में उन्हें जाना पड़ता है। अभी बीएमसी के अस्पतालों में भीड़ बहुत होती है, तो हमारा नंबर लगने में पूरा दिन चला जाएगा। तो अगर मेरे को बीमारी हो गई तो मैं पूरा मेरा दिन वेस्ट हो जाएगा, और मेरा काम का लाइक देयर विल बी अ छुट्टी ऑन दैट डे, तो मेरा वेजेस भी जाएगा। तो उससे अच्छा है कि मैं प्राइवेट डॉक्टर से जाके मेरे टाइम पे जाके मैं दवाई ला सकता हूँ। तो ये बीएमसी हॉस्पिटल होते हुए भी उनको उसका ज्यादा फायदा नहीं होता है। उनको अगर प्रायोरिटी बेसिस पे या तो कोई अलग सुविधा देके अगर उनको मदद मिलती तो वो शायद बीएमसी अस्पताल या तो दवाखानों का इस्तेमाल कर सकते थे। इसके अलावा उनको बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ अलाउंस दिए जाते हैं, जो साल के लिए कुछ रुपए होते हैं। तो ये तो मिलता है, लेकिन आजकल पढ़ाई के खर्चे अगर देखें तो वो खर्चा और ये मिलने वाला खर्चा ये दोनों जुलने वाला नहीं है। इसके अलावा ये भी है कि जो भी सेफ्टी, जो मैंने वैसे कहा था, जो उनको सेफ्टी मेजर दी जाते हैं उनका फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी दोनों में ही प्रॉब्लम उनको आती है। और एक प्रॉब्लम उन्होंने मेंशन की वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की, यानी कि उनकी हाजिरी लगाने के लिए उनको थंब देना पड़ता है, लेकिन ये काम करने के बाद थंब के जो रेशा है वो चले जाते हैं या तो ब्लर हो जाते हैं, तो दैट मशीन डजंट आइडेंटिफाई यू, तो फिर आपकी एब्सेंटी लग जाती है। तो फिर बाद में उनको बहुत सारा करना पड़ता है कि मैं हाजिर था ये प्रूव करने के लिए, और वो करने तक तो उनकी दैट विल बी द लीव, सो उनका वेजेस हो जाता है। और ये है कि वेलफेयर बेनिफिट बहुत कम मिलते हैं, यानी कि रहने के लिए अगर ये नौकरी है तब तक क्वार्टर्स में है, नौकरी चली गई उसके बाद रहने का इंतजाम कैसा करे, या तो बीमा हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ पे कवर नहीं होता है। तो इस तरह के उनके काफी हेल्थ इश्यूज तो काफी थे, स्किन डिसीजेस है, आई डिसीजेस है, लाइक इरेगुलर लाइक हाइजेनिक कंडीशंस नहीं है, उसके लिए काफी उनको तकलीफें होती है। इसके अलावा मैं जाऊंगी थोड़ा सा महिलाओं के समस्याओं की ओर, कि महिलाओं के एक यूनिक इश्यूज भी जो है, जैसे कि काफी मात्रा में यहाँ पे महिलाएं काम करती है। मैनहोल में उतरने का काम भले ना करे, लेकिन बाकी का काम काफी महिलाएं करती है, जहाँ पे एक तो ये काम की वजह से हेल्थ अफेक्ट होता है और जल्दी मृत्यु हो जाता है ये वर्कर्स का। तो इस हिसाब से विधवाओं की संख्या भी काफी है, और उनको अगर जब ये काम दिया जाता है, उनकी जगह पे काम करते हैं, तो ये महिला वर्ग जो काम करती है वहां पे एक तो यहाँ पे पेट्रियार्की उनको तो फेस करनी पड़ती है, मेल डोमिनेशन वहां पे होता है। उसके साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्टर्स या ऑफिशियल्स के ये स्पेशल फेवर के लिए काम करना पड़ता है, यानी कि उसको अगर पर्टिकुलर रीजन पे काम करने को अपॉइंट करना है, या तो उसके कुछ ड्यूज है वो मिलने चाहिए, तो ये सब काम करवाने के लिए उनको स्पेशल फेवर मांगी जाती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होती है। लेकिन ये लोग जाए कहाँ ये सब कहने के लिए, ये उनकी बहुत बड़ी समस्या है। और एक है कि ये काम करने के लिए जब आते हैं तो कपड़े बदलने के लिए जगह नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, जब काम पे रहते हैं तो कहाँ पे करें, उनको टॉयलेट की सुविधा नहीं है। वो लोग सब टॉयलेट साफ करते हैं, लेकिन उनको ही टॉयलेट की सुविधा नहीं मिलती है। तो इस तरह के महिलाओं के कुछ यूनिक इश्यूज है कि जो दखल लेनी चाहिए। मैं लास्ट इसके ऊपर आती हूँ।
ये करते समय ये भी कि वहां पे हमने कुछ मशीन भी देखे, जरूर देखे, क्योंकि जैसे कि रिसाइकलिंग है, जेटलिंग मशीन है, सक्शन मशीन है, लेकिन ये सब मशीन बहुत बड़े रास्ते पे जाते हैं। आप मुंबई के रास्ते काफी कहाँ पे गलियां है, गली से भी कम वाले रास्ते पे है, तो इस जगह पे मशीन जाना मुमकिन नहीं है। और लेकिन फिर भी जो अप्रोच है ना, वो मुझे ऐसे लगता है कि ये काम को, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हम लोग मेडिसिन में और बाकी सब जगह पे, आज का अपना वेबिनार इस तरह से हो रहा है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही मदद से ही हो रहा है। ये सब होते हुए ये काम के लिए क्यों नहीं टेक्नोलॉजी को लाते हैं, और इसमें क्यों नहीं टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो हमने जब ये पूछा तो कुछ 2014 या 15 से कुछ इंजीनियर्स इसके ऊपर काम कर रहे थे, रोबोट मशीन तैयार करने के लिए, और केरला में ऐसे वाला मशीन उन्होंने बनाया कि जिसके 2 मशीन अभी बैंडिकोट बोलते हैं उसको, जो मशीन अभी बीएमसी ने यहाँ पे लाए हुए हैं और अभी प्रायोगिक तत्व पे वो यूज किए जाते हैं। वो मशीन भी हमने देखे, मशीन के काम करने वाले लोगों से भी बात हुई, तो वो बहुत खुश थे कि हाँ मशीन है तो अच्छी तरह से हम लोग काम कर लेते हैं। लेकिन एक उनका और भी कहना था कि जब मशीन आएगी तो यहाँ के वर्कर्स को ही ट्रेन किया जाए और स्किल ट्रेनिंग दिया जाए और उनको वो मशीन पे लगाए। ऐसा ना हो जाए कि और बाहर के कोई लाके वो मशीन पे बिठा दे, नहीं तो फिर दे विल लूज द जॉब। तो ये एक उनके मन में थोड़ी सी चिंता भी है। काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है ये। और ऐसे भी है कि उनको ये भी था कि मशीन आने से उनको काम भी है ना, थोड़ा सा लोग रिस्पेक्ट करने लगे हैं। लोग मशीन काम करता हुआ देख के आते खड़े रहते हैं और पूछते हैं ये क्या मशीन है, कैसे काम करता है, जो कि वो पहले मेन हॉल में जब नीचे जाते तो कोई लोग दूर से चले जाएंगे, ज्यादा वहां पे नहीं जाना है, लेकिन मशीन अगर दिखी तो शायद मशीन के लिए पूछने के लिए वो आ जाते हैं। और एक मुद्दा उन लोगों का कहना ये था कि सेग्रीगेशन ऑफ अ वेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर वो क्वेश्चन का अवेयरनेस अभी ही सब लोगों में आ जाए, सब लोग वो कंपलसरी फॉलो करें, तो बहुत सारा हल, समस्या कम हो जाएगी। जी जी बराबर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया आपने। और एक चीज मुझे यहाँ पे कहना था कि और एक मुझे ये कहना था कि जैसे लिंग पहचान ले कि लड़का है या लड़की है, पहचानने के लिए मशीनें आ गई थी, तभी वो यूज करना कानूनन गुनाह डिक्लेयर किया गया, वो अच्छी बात है। और वो कंपलसरी हो गया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, बैन हो गया है ना, प्रोहिबिट हो गया। क्यों नहीं इसी हिसाब से और इसी क्या बोलेंगे क्वांटम से हम लोग इसको विरोध करें कि हाँ ये मैनुअल स्कैवेंजिंग करना भी गलत है, कानूनन अपराध है, और इसकी पब्लिसिटी बोले या अवेयरनेस बोले या जो भी है वो हम लोग क्यों ना करें, ऐसे मुझे लगता है। और जो ये काम करते हैं उनका लाइफ रियली इज ऑलवेज एट द रिस्क, यू नो। वो लोग मालूम नहीं आज तो जा रहे हैं, शाम को वापस आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा। तो ये सब ध्यान में देते हुए मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पास कानून है, सब है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन किया गया नहीं है, और करने का इरादा है कि नहीं ये भी एक थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। और ये हो सकता है कि अगर पब्लिक या तो सिविल अवेयरनेस हम लोग ला जाए और सब मिलकर अगर उसमें काम करे तो शायद ये लाइक इसमें से बाहर आना काफी पॉसिबल हो जाएगा, और उनको ये डिग्निफाइड वाला काम, ये काम को हम लोग डिग्निफाई ज्यादा कर सकेंगे। तो एट द एंड मुझे इतना ही कहना है कि व्हाट वी नीड टू डू इज, एक तो सैनिटेशन ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, यानी कि जो भी सोसाइटीज वगैरह हैं वहां पे स्ट्रक्चरल ऑडिट वगैरह होता है ना, वैसे सैनिटेशन ऑडिट भी कंपलसरी किया जाए। और एक अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग परमानेंट वर्कर्स बहुत कम है, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स बहुत है, तो उनको अगर कुछ हो जाए तो अकाउंटेबल कौन है? बीएमसी शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट ना, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर इज बिलो बीएमसी। सो अगर वो हो रहा है तो कौन अकाउंटेबिलिटी किसको दे रहे हैं, और उसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो ये शायद कम हो जाएगा। और दिस नीड्स टू बी प्रोहिबिटेड, वन शुड नॉट अलाउड। बीएमसी तो कहती है कि हमारे यहाँ ऐसे होता ही नहीं है, लेकिन हम लोग तो हर रोज देखते हैं, तो क्या करें। सो दिस नीड्स टू बी प्रोहिबिटेड। एंड देन लास्टली मुझे ये कहना है कि हेल्थ एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर द डिग्निफाइड लाइफ के लिए बजटरी प्रोविजंस होके ये करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बराबर, थैंक यू।
शुक्रिया सुजाता जी, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज़ किए। नेक्स्ट मैं जगदीश सर आपसे पूछना चाहूँगा कि लॉ ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है, जैसा सुजाता जी ने भी बोला कि लॉ जब ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है और लॉ जब नॉर्म्स भी प्रोवाइड करता है कि रिहैबिलिटेशन होना चाहिए और कॉम्पेंसेशन भी देना चाहिए, तो आप जो कि ग्राउंड रियलिटी को अच्छी तरह जानते हैं, तो आप इसके बारे में क्या बताएँगे कि लॉ जब बोलता है कि ये बैंड है, फिर भी अभी क्यों प्रैक्टिस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं सबको जिंदाबाद बोलूंगा। और आज का दिन जो है, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर। हाँ आ रही है। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 9 अगस्त को अगस्त क्विट इंडिया का नारा या देकर अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का निर्धार किया गया था। तो वी आज शुड हैव यहाँ स्टार्टेड विद दैट, हम लोग भूल गए। हाँ, तो यहाँ शुरू पे कर चर्चा सकते हो थे। रही है। मैं नहीं, सही मानता बात हूँ कि ये एक हम नारा दे रहे हैं कि मैनुअल स्कैवेंजरिंग ये अभी क्विट करेगी और इंसान के हाथ से इंसान का मैला उठाने की जो पद्धति है, प्रथा है, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, ऐसा एक विश्वास रखते हुए बराबर। मैं रखता हूँ। लगभग 78 साल हमारे आजादी को हो गए और आजादी से लेके अब तक, जैसे मैडम ने अभी सब बताए, यानी 1955 का कानून है या उसके बाद में 93 का कानून है, 2013 का कानून है, या फिर सरकार ने कुछ किया नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन वो कदम जो उठाए हैं वो सब एक क्या बोलते हैं, दफ्तर में बंद करके वो रखे हुए हैं। मैं इसका इसलिए ऐसे कहना चाहता हूँ कि 2003 में कैग, ये भारत की जो अधिकृत संस्था है, जो ऑडिटर है, चीफ ऑडिटर, उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला था कि उसके पिछले 10 सालों में सरकार ने पैसा जो दिया था इस काम के लिए, उस पैसे का उपयोग ही नहीं किया और वो पैसा खर्चा भी दिखा दिया। तो बहुत ही कड़क उन्होंने उस पे आरोप लगाया था कि ये गलत हुआ है और ये पैसे का दुरुपयोग हुआ है। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया। एक मैं बताऊं कि लो कॉस्ट सैनिटेशन की स्कीम एक आई थी और उस समय 800 करोड़ रुपए की वो स्कीम थी। और उस समय ऐसा हुआ था कि जो सफाई काम करते हैं लोग, उनको इस व्यवसाय से बाहर निकालने के लिए, छोटे छोटे धंधे उद्योग करने के लिए उनको ये कुछ ट्रेनिंग दी जाए और उनको रोजगार उससे मिलेगा और ये काम वो छोड़ेंगे। बराबर। लेकिन वो 800 करोड़ रुपए कहाँ गए उसका कुछ पता नहीं और अभी तक उसके बारे में कोई भी मतलब रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहे। दूसरा मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि 2012 से और आज 2020 में है हम लोग, लगभग 8-9 साल होने को आए। पहले की सरकार भी थी और अभी जो हमारे सबका विकास सबका साथ के जो नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी सरकार भी है। लेकिन 2012 से लेके अब तक जो सफाई कर्मचारियों को, जो इन्होंने अभी जिक्र किया था, NSKF फंड का जो जिक्र किया था, उस स्कीम के तहत रोजगार के लिए, ट्रेनिंग के लिए पैसा दिया जाता था और वो व्यवस्था की जाती। महाराष्ट्र में वो महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडल के माध्यम से होता। तो वो पैसा आज 2012 से अब तक सरकार ने रिलीज नहीं किया है। तो अभी इतने साल में जो ट्रेनिंग जो मिलनी चाहिए थी लोगों को, नहीं मिल पाई। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जैसे कि मैडम ने अभी बताया कि हर म्युनिसिपैलिटी ये कहती है कि हमारे यहाँ पे तो महिला सफाई का काम नहीं होता है, हमारे यहाँ पे कोई नहीं करता। 2013 में खुद गवर्नमेंट ने 18.5 करोड़ रुपए खर्च करके और सर्वे कराया था। एक संजय जी आपको बताएंगे, उनको ज्यादा जानकारी होगी इस बारे में। तो उस समय पे महाराष्ट्र में 256 शहरों में 1,71,688 जो ड्राई लेट्रिन जिनको कहते हैं, उनकी संख्या थी और उनका सर्वे करने के लिए पैसा दिया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सर्वे वही किया गया जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि हर महापालिका की तरफ से हमारे यहाँ पे नील इस तरह का रिपोर्ट ऊपर भेजे गए। जबकि राष्ट्रीय गरिमा अभियान होने दो, सफाई कामगार आंदोलन होने दो, या और बहुत सारे संगठनों ने, उन्होंने एफिडेविट करके लाखों की संख्या में वो सरकार के पास जमा किए है कि हम ये काम करते।
तो हमारे देश में ये काम खुलेआम हो रहा है। कानून है, 1993 में कानून बना, 1 साल की सजा और दंड की उसमें तजवीज थी। 2013 में कानून बना कि इनको ट्रेनिंग भी दी जाए और इस काम से मुक्त किया जाए। 2013 के कानून पर भी कोई अमल नहीं हुआ। जब 2012 में एक सामाजिक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की और कंटेम्प्ट फाइल पिटीशन दाखिल की 2003 के केस को संबंधित रखकर, तब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिए, ऑर्डर किया है। 27 मार्च 2014 को वो ऑर्डर आई है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस काम में जो सीवर लाइन का काम करते हैं, ड्रेनेज का सफाई का काम करते हैं, उसमें अगर कोई काम करते समय अगर कोई मृत्यु हो जाती है किसी की, तो वो व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपया तुरंत मुआवजा देना चाहिए। साथ ही उस परिवार के जो सदस्य है उसमें जो पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति होगा तो उसकी पढ़ाई के अनुसार उसको रोजगार के लिए भी मदद करनी चाहिए। तो ये सब तरतूदें हैं, सब व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है कि ये जो मैडम ने बताया कि कास्ट सिस्टम की जो व्यवस्था है उसमें ये मेंटेलिटी प्रशासन की नहीं है। और मैं खास तौर पे कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जो आईएएस लॉबी है उसके हाथ में सब, अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए 2014 में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज की तारीख तक मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लोगों को बेनिफिट मिल रहा है मरने वालों को, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनका कोई जीआर ही नहीं निकाला। थाना में जब ये घटना हुई पिछले साल, जो सोनू जी को हमने इनवाइट किया था चर्चा में, उनके परिवार के 3 लोग, एक 20 साल का, एक 21 साल का और एक 24 साल का, एक ही दिन में इसमें चले गए सेफ्टी टैंक में। और जो उसको तो एक रिपोर्ट जो दिल्ली में हुई थी 2003 में और 2005 के आसपास, सीबीसी करके एक संस्था ने की थी, उसने कहा ये तो मौत का कुआं है, इसके अंदर जो जहरीली बदबू है वहां जाके आदमी मरने वाला है। जैसा कि मैडम ने भी जिक्र किया कि बीमारियां हो जाती हैं, उसमें जो जहरीली गैस है उस गैस से आदमी के मेंदू में यानी ब्रेन में असर होता है, उसके फेफड़ों में असर होता है, उसकी आंखों में असर होता है, कैंसर हो सकता है, स्किन डिसीज हो सकता है, इस तरह के बहुत सारे चांसेस है। और ये सब बातें रिपोर्ट आई है, सरकार ने कानून बनाए हैं, उनके लिए सब किया है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम, मेरे ख्याल से तो ये राज्य की इच्छा शक्ति नहीं है ये सब करने की, समाज का मानस नहीं है। और एक कम्युनिटी, जो विशेष कम्युनिटी इसमें है, इसमें बहुत सारी जातियां उपजातियां हैं देश भर में, करीब करीब 70-75 के आसपास उपजातियां हैं इस व्यवसाय में जो एससी में आती हैं। और वो सभी जातियों के लोग हर राज्य में उपेक्षित है, उनको पीड़ित है। और अभी हम तो यहाँ पर स्कैवेंजिंग की बात कर रहे हैं। मैडम ने बताया कि मुंबई महानगरपालिका में, मैं बताता हूँ, उधर 28,000 परमानेंट एम्प्लॉय है टोटल सफाई खाते के, कंजर्वेंसी के, लेकिन उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट की लेबर है, 35,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वहाँ। यही हालत थाना म्यूनिसिपैलिटी में है, यही हर कारपोरेशन में है। और ये जितने भी देश भर की नगर पालिकाएं हैं वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्यों अपना रही है? अभी जैसे मौत अगर हो जाती है, जैसे अभी मैडम ने बताया, कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अभी आपको ये जानकारी होगी शायद म्यूज फाउंडेशन को कि 2019 में 9 मई की रात को जो करीब 8 लोग उसमें टैंक में बेसुध हुए थे, उसमें से 3 लोग मर गए, 5 लोग बच गए। और उन लोगों की जो एफआईआर है वो दर्ज हुई 10 तारीख को, और 10 मई 2019 से लेके आज अभी हम अगस्त में हैं, अब तक वो केस की चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। अब ये जो बात है ये सिर्फ थाना की बात नहीं है। उसी के पहले जनवरी में मीरा भाईंदर में 3 लोग मरे, उसके बाद पालघर में मरे, उसके बाद नासिक में मरे, मुंबई में मरे, नागपुर में मरे, जो पहले मुख्यमंत्री थे उनके गांव में भी मरे। तो ये सब घटनाएं होते जा रही हैं। और अभी कोरोना चल रहा है। कोरोना के पीरियड में सरकार ने जो डिक्लेरेशन किया था पहले
क्या किया था कि जो मेडिकल जो डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ, उनको 50 लाख का बीमा देंगे। लेकिन जो सफाई कामगार है, अभी आप देख रहे होंगे कि जितने भी सफाई कर्मचारी है, वो फिर वो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करता हो या इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कचरा उठाने का घंटा गाड़ी पे काम करता हो, या फिर वो रास्ते पे झाड़ू लगाने का काम करता हो, या वो लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग मानने की बात है या फिजिकल डिस्टेंसिंग हम कहेंगे उसको, सोशल डिस्टेंसिंग तो ये बना रहे हैं लेकिन हम कह रहे हो फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना चाहिए। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं क्या? कचरा भरते समय डंपर में कचरा भरना है तो 4 लोगों को एक साथ में उठाना पड़ता है, तो वो फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रख सकते, तो उनको तो कोरोना होने का चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन उनके बारे में विचार सरकार ने पहले नहीं किया। फिर हम लोगों ने आवाज उठाई, बहुत सारे देश भर के कामगार संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने, तब जाके उन्होंने कहा नहीं, उनको भी इंक्लूड कीजिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी हमने इंक्लूड करने के लिए बात कही, तो किया है, लेकिन अभी भी उनके साथ में बर्ताव उस तरह का ही। तो इसमें मेरा जो कहना है वो ये है कि भारत का संविधान कहता है समता, न्याय, बंधुत्व, डिग्निटी सबको मिलनी चाहिए, और 78 साल हम लोगों को हो गया आजाद हो। तो ये जो कम्युनिटी है, इसको डिग्निटी हम देने वाले हैं कि नहीं, ये समाज सोचने का काम है। और अगर समाज ये नहीं सोच रहा है तो अभी तो एक लोग इकट्ठा होना भी शुरू हो गए हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि लगभग 20-22 स्टेट्स के लोग अभी महादलित परिसंघ करके एक हमने संगठन बनाया है। वो उत्तर प्रदेश में हमारे जो महासचिव है चंद्रलाल वाल्मीकि, उन्होंने यूपी में जो कोरोना के जो मृत्यु हुए हैं उनकी एक लिस्ट बनाई, करीब 20 लोगों की लिस्ट बनाई। उसमें से एक को भी अभी तक 50 लाख रुपए का बीमा नहीं मिला मरने के बाद। गुजरात में एक को दिया है 25 लाख रुपया। अरे 50 लाख का जब आपने डिसीजन लिया तो 25 लाख देने का सवाल कहाँ आता है? ये बात मतलब ये सवाल कर रहा हूँ। वैसे ही दिल्ली में भी मरे लोग, दिल्ली में 1 करोड़ रुपया किसी को देने की बात हुई, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। तो महाराष्ट्र तो बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और शिवाजी महाराज की भूमि है। यहाँ पर तो सामाजिक न्याय की बात जल्दी होनी चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 2014 में कि जो ये जो हो रही है उनका पुनर्वसन सोशल जस्टिस के बेस पे होना चाहिए, सोशल जस्टिस। लेकिन सरकार उस पर डिसीजन यही नहीं ले रही कि उसका जीआर निकाल के आदेश दे कलेक्टर को। थाना कलेक्टर हमको कहते कि भाई हमने भेजा है ऊपर, वो जीआर ही नहीं निकाल रहे, तो हम क्या कर सकते। तो ये सब जो स्थिति है, इसमें सामाजिक जो एक भेदभाव की बात है वो अभी भी लोगों के दिमाग में बनी हुई है। और जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का, स्टेट का, वो आईएस लॉबी के हाथ में है। और वो आईएस लॉबी में सबसे बड़ा वर्चस्व एक विशिष्ट कम्युनिटी के लोगों का है। इसका ये भी कारण है कि यहाँ तक नीचे तक ये व्यवस्था न जाए। कुछ लोग ये सफाई कर्मचारी आयोग बना दिया, वो बना दिया, वो भी कुछ सिफारिशें करते हैं, लेकिन वो सिर्फ व्यवस्था करने के लिए, उनकी पार्टी के किसी एक आदमी को वहां बिठाने के लिए व्यवस्था होती है। वो लोगों को न्याय देने की यंत्रणा अभी तक नहीं है। और इसके लिए मैं तो आज कहूंगा कि आज 9 अगस्त है, आज के दिन समाज के युवाओं को, जो न्यायप्रिय नागरिक है, उनको ये विचार करना चाहिए कि हमको इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना है, इसको भगाना है, और इसके लिए हमें निर्धार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि हेल्थ की बात की इन्होंने, ये स्कैवेंजर्स के मरने का जो प्रमाण है 30 और 50 के बीच में सबसे ज्यादा है। 30 और 50 के बीच में की उम्र में ज्यादा लोग मरते हैं। और उन्होंने, मैडम ने बताया कि महिलाएं जो है उनका प्रमाण ज्यादा है। और उसका कारण ये भी है कि जवानी में उनको विधवा होना पड़ता है, परिवार में 2-2, 3-3 बच्चे, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं रहता है, शिक्षण नहीं रहता है, उसके वजह से उनके ऊपर सब बोझा आता है। तो महिलाओं को ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। और बड़े तरह की बीमारियों के कारण 30 से 50 के बीच में मरने का प्रमाण बहुत ज्यादा है। इसलिए ज्यादा उम्र में रिटायर भी नहीं होते। मेरी जो रिसर्च मैंने की थी उसमें कई जगह में मुझे लोगों ने बताया, जब आदमी 60 साल के बाद रिटायर होता है ना, तो वो अपना बैंड बाजा लगा के, ताशा बजा के वो घर पे लेके जाते हैं उसको, कि इसका नसीब अच्छा है, ये बच गया, इसलिए उसको लेके जाते हैं। तो ये समाज में अगर ये यंत्रणा है, उनको हेल्थ की यंत्रणा नहीं है,
उनको एजुकेशन का प्रमाण देखेंगे तो 10वीं के आगे पढ़ने वालों का जो प्रमाण है बहुत ही ड्रॉप आउट होते जाता है, और हायर एजुकेशन की जो बात है उसमें मुश्किल से 3-4% लोग ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन में जाते हैं। तो ये परिस्थितियां जो बनी हुई है, इसके लिए समाज ये लोग जिम्मेदार है ऐसा लोग कहते हैं कि ये पढ़ते नहीं है, ये गंदे रहते हैं, लेकिन उसके लिए समाज ज्यादा जिम्मेदार है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो व्यवस्था होनी चाहिए उनके लिए वो व्यवस्था करने में समाज कम पड़ रहा है। और जो सफाई का काम है जिसको कहा जाता है कि ये मैंडेटरी वर्क है, अगर 15 अगस्त को छुट्टी भी नहीं ले सकते लोग, 26 जनवरी को छुट्टी नहीं ले सकते, कामगार दिन, तो ये मजदूर नहीं है क्या कामगार दिन उनको छुट्टी मिले, तो छुट्टी भी वो नहीं ले सकते। ऐसी अवस्था में अगर समाज के लोगों को दर्द नहीं होता है तो ये समाज मरा हुआ है ऐसा हमको समझना चाहिए। उसकी जो संवेदनशीलता है वो खत्म हो चुकी है, वो स्वार्थ में भरा हुआ है ऐसा हमको मानना पड़ेगा, और फिर इनमें से किसी को उठाव करना पड़ेगा, क्योंकि अन्याय तो कितना दिन, अभी इस समाज में भी कुछ बच्चे सीख पढ़ने लगे हैं, अम्बेडकर को सीख पढ़ते हैं अभी, तो अम्बेडकर को पढ़ने के बाद में तो उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की जो बात है या आइडेंटिटी की जो बात है वो अभी निर्माण होने की, तो अभी ये बात निर्माण हो रही है, तो इससे तो कुछ ना कुछ अभी बदलाव तो जरूर आएगा। भले ही धर्म के नाम पे या और रूढ़ी परंपराओं के नाम पे कुछ चीजें अटके हुए हैं हमारे लोग, लेकिन उनको निकलने के लिए अभी नई पीढ़ी में थोड़ी सी उत्तेजना आई है। ये मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें हाथ लगाने का काम जो समाज के सुशिक्षित पढ़े लिखे और जो समझदार लोग हैं, जो जानते हैं, जो ये मानते हैं कि ये भी समाज का हिस्सा है, तो उन्होंने हाथ लगाना जरूरी है ऐसा मुझे लगता है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की जो भूमिका है, सरकार निर्णय लेती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निर्णय नहीं लिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने जीआर निकाला, दिल्ली सरकार ने जीआर निकाला, महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों नहीं निकालना चाहती है? ये सवाल नागरिकों ने पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि भाई आप कोर्ट का आदर करेंगे कि नहीं, या सुप्रीम कोर्ट का भी आप अनादर करेंगे। तो ये बातें जब कोर्ट पे, अभी राज्यपाल जी ने बीच में नहीं का इलेक्शन हुआ तो वो कोर्ट की बात मानेंगे, अरे भाई ये भी तो कोर्ट ने डिसीजन दिया है। मैं तो ये मानता हूँ कि इसके ऊपर जो यहाँ इस राज्य के राज्यपाल है या जो मिनिस्टर हैं, प्राइम मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर कंटेम्प्ट फाइल करनी चाहिए कि वो इस तरह का जो सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, आदेश पालन नहीं कर पाते हैं। काफी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और हमें बताया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की आज की स्थिति क्या है। अभी दर्शकों हम बढ़ते हमारे तीसरे स्पीकर की तरफ। आपको मैं बताना चाहूंगा कि संजय जी जो है उनके वो और उनके फैमिली मेंबर्स पहले सफाई कर्मचारी खुद रह चुके हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या अनुभव था जब भी आप सफाई कर्मचारी थे, और तभी से लेके एज अ नेशनल कन्वेनर आपकी क्या जर्नी रही है, आपके उसके बारे में जानना चाहूंगा। तो सर ये है कि एक्चुअल है ना, मतलब कितने खैरालिया जी ने भी इतने दर्द उनके सुनाए, मतलब वो कह नहीं पा रहे कि इतना बुरा स्थिति है मतलब इस कम्युनिटी का, और ये कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही इनको मिला है, हमको भी मिला, मेरे को भी मिला है, इनको भी मिला है, बाकी जितने लोग काम कर रहे हैं देश के अंदर इस टाइप का, वो सब लोग कहीं ना कहीं इस देश में जो व्यवस्था चल रही है जनरेशन टू जनरेशन, जो पिछले कई सालों से है, और लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो काम था मैनुअल स्कैवेंजिंग का, ये हमारा काम है, हमारी प्रॉपर्टी है, जिस प्रकार से लोगों का जमीन होता है। जी सॉरी, आवाज आ रही? हाँ सर, आ रही आपका शायद। हाँ, तो ये क्या है, एक तरीके से ये जो कम्युनिटी है इस काम को एक तो अपना ही काम मानते हैं। एक तो सबसे बड़ी एक समस्या ये भी है कि ये जो काम है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ा करते थे। हमने जब 2002 में कैंपेन हमारा चालू किया, राष्ट्रीय गरिमा अभियान, उस दौरान तो इतनी हालत खराब थी कि इसको जो काम है इस काम को बेचा जाता था, और बेचने के बाद में इसको मतलब अगर जो है, क्योंकि इन्हें सुजाता जी ने बताया कि ये जो समस्या है ये जेंडर वाली समस्या है और कास्ट वाली बड़ी समस्या है,
तो इसमें क्या होता था कि सिर्फ एक यही काम ऐसा है इन लोगों के लिए जो बिल्कुल कह सकते हैं कि और इन लोगों को बताया गया ना कि ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस कास्ट में जन्म हुआ है तो ये आपके पुराने कर्मों का कहीं ना कहीं सजा है जी। जाता है कि आपको पुराने कर्म आपके खराब होंगे, इसलिए आपको इस जाति में पैदा होना पड़ा। तो ये लोग एक तो ये मानकर चलते हैं कि ये हमारा यही एक काम है। हेलो, आवाज आ रही ना? हाँ सर, आ रही आवाज, बोलिए बोलिए। हाँ 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 हाँ, तो ये हमारा काम है, लेकिन इस काम के इनको कभी समझाया नहीं गया, मतलब इनको गलत समझाया। इनको ये समझाया गया कि आपका काम, इनको कभी कानून नहीं समझाया गया। जैसे सुजाता जी ने बताया, कई कानून वाली बात की है कि सिविल राइट प्रोटेक्शन जो एक्ट है 55 का उसका उल्लंघन है, बॉन्डेड चाइल्ड लेबर जो एक्ट है 86 का उसका उल्लंघन है, बॉन्डेड लेबर एक्ट है 76 वाला उसका भी ये उल्लंघन है, इसके बाद में एट्रोसिटी एक्ट है 89 वाला उसका उल्लंघन है। तो इस प्रकार से, और 93 का एक्ट तो इस पे से इसी के लिए बना था। 2013 एक्ट का भी ये कहीं ना कहीं वायोलेशन है। अगर तो ये सिर्फ इतना ही वायोलेशन नहीं है सर, ये अगर देखा जाए तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन है। और अगर राइट्स का अगर देखें तो आर्टिकल 14 से लेकर तो 36 तक के जितने भी है सबका वायोलेशन है। तो पूरी तरीके से ये खराब काम है, क्योंकि ये काम मैंने तो साहब, ये मतलब आपसे एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करता हूँ मेरा खुद का, तो ये है कि इस काम के बदले मेरे को खुद को इतना ज्यादा समस्या, मतलब मेरे को बताने में प्रॉब्लम होती है कि मतलब देखो कैसा समय था वो मेरे को। जब मैं इस काम को मेरी मम्मी करती थी, मेरे परिवार के जितने भी रिलेशन वाले लोग हैं सब इस काम को किया करते थे। और इस काम को किया क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे कि ये हमारा ही काम है, ये हमारा ही काम है, और इसको प्रोटेक्ट भी किया करते थे। और साथ में इसके लिए अगर जो लेटरिंग जो रहता है इनके, जैसे प्रॉपर्टी होती है ना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इतना हिस्सा मेरा, इतना हिस्सा मेरा, ऐसे विलेज में क्या होता था कि घर बटे हुए होते थे कि 50 घर है ना हमारी मम्मी के, फिर अगले 50 घर किसी दूसरे के, हमारे दूसरे जो अंकल वगैरह के, फिर बड़े पापा के 50 घर, इस टाइप से फैमिली में डिस्ट्रीब्यूशन होता था इस टॉयलेट का, लेटरिन फेंकने का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब देखिए कितना फिल्थी वर्क है, बहुत गंदा, बहुत गंदा। इतना ज्यादा ह्यूमिलेशन इसके अंदर, इसके बाद भी इसका बंटवारा, और बंटवारा क्या, लीगल कागज जो होते थे, एफिडेविट बकायदा अगर बेचना खरीदना होता था वो लेटरिन के घर, तो वो वहां पे कोर्ट में जाते थे और उसमें शपथ पत्र में बकायदा, मतलब इतने घर को बेचे जा रहे हैं और इतने पैसे में भी बेचे जा रहे हैं, इस तरीके का होता था। और लड़ाई भी, अब मर्डर हो जाया करते थे साहब। मतलब अगर एक महिला दूसरी महिला के घर अगर सफाई करने चली गई तो ये मानो कि बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता था, कभी कभी मर्डर भी हो जाया करते थे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस काम को। उसका मूल कारण ये था कि सोसाइटी में इस कम्युनिटी को एक तो बिल्कुल फोर्सफुली वो समझाएगा यही, दूसरा ये था कि इस कम्युनिटी को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं सोसाइटी के अंदर कि दूसरा क्लीन वर्क ये कर सके, क्योंकि क्लीन वर्क अगर करने जाए कम्युनिटी के व्यक्ति तो छुआछूत जो थी, बिल्कुल भयंकर छुआछूत हुआ करती है, आज भी है, आज भी खूब अनटचेबिलिटी है। तो इन लोगों का हाथ का अगर छुआ, अगर ये क्या होता था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के साथ साथ जितने भी ह्यूमिलेशन वाले काम सोसाइटी में होते हैं ये लोग किया करते थे, हम भी करते थे, मैंने भी खूब किया है। तो उसमें यही होता था कि अगर एक कपड़े की दुकान लगाता है तो लोग एक तो इसके छुआ कपड़ा खरीदेंगे नहीं, दूसरा लोग इस तरह की अफवाहें फैलाते थे कि ये जो कपड़ा है ये कफन है, कफन, मतलब क्योंकि इन लोगों का किसी जमाने में पुराने समय पे इन लोगों को नया कपड़ा खरीद के पहनने का राइट नहीं था। तो जब इनको राइट नहीं था नए कपड़े पहनने का, तो ये लोगों के, मरे हुए लोगों के कपड़े पहना करते थे। तो वो मरे हुए जो लोग थे उन लोगों के कपड़े जो है ऐसा प्रचार होता था, अगर कपड़े की दुकान लगा ली तो कि ये मरे लोगों को कपड़े बेचते हैं, इनसे कपड़े नहीं खरीदना। तो ये है, अगर फल फ्रूट की दुकान लगा ली तो फल फ्रूट नहीं खरीदना, मतलब कुछ भी दूसरा काम नहीं कर सकते वो, उसके पीछे वो अनटचेबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती थी। तो मजबूरन ये लोग मतलब ये काम किया करते थे। और आज भी बताया साहब ने, खेरियाली जी ने बताया है कि सब मैं बता दूं, आज को मैनुअल स्कैवेंजिंग आज भी एग्जिस्ट करता है,
हमारे पास तो लिस्ट भी है। आप अगर आगरा जाओ, आगरा के पास में ही एक कॉलोनी है यूपी में, वहीं पर मैनुअल स्क्वेंजिंग आज भी एग्जिस्ट करता है। एक आपका ऐतिहासिक इमारत जो है फतेहपुर सीकरी की बुलंद दरवाजा, उसके जस्ट पास में है। तो इस तरीके से होता है। तो मैंने भी किया, मेरे पूरा परिवार करता था। मैंने मैनुअल स्क्वेंजिंग छोड़ा और मेरे को राष्ट्रीय गरिमा अभियान वाले ने उस टाइम पर आके बताया 2003 में कि ये है ना इलीगल है और इसको छोड़ना चाहिए। और ये इलीगल के साथ साथ क्या है, गुलामी है, ये एक स्लेवरी है और एक कास्ट बेस्ड स्लेवरी है। तो इस स्लेवरी से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी डिग्निटी का सवाल है, आपकी गरिमा का सवाल है। तो इस हेतु आपको आना पड़ेगा। तो एक तो ये है कि मैंने किया तो मेरे को एहसास है कि ये कितना बुरा काम है और कितना इसके लिए कितनी चीजें भोगना पड़ती है सोसाइटी के अंदर। ये सारी चीजें समझ में आई। अगर इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करते हैं, कानून के बारे में अगर बात करते हैं, तो हमने इस इशू को, हम लोगों ने जस्टिस वाली बात रखी कि ये जो इशू है ये जस्टिस का इशू है। ये है ना हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है इस सोसाइटी के साथ में। तो इसलिए ये जो डील करते हैं ना डिपार्टमेंट, ये भी जस्टिस वाला करना चाहिए। तो हम लोगों के रिकमेंडेशन के कारण पहले मतलब हेल्थ वाला डिपार्टमेंट, वो 93 का एक्ट है, उसको वैसे देखा करते थे। लेकिन हमने बोला कि ये ऐसा मामला स्वास्थ्य या दूसरे टाइप का मामला नहीं है, ये जस्टिस का मामला है, सोशल जस्टिस का मामला है। तो अभी जो मिनिस्ट्री जो डील कर रही है, इसको सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री डील कर रही है इस इशू को। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसके इम्प्लीमेंटेशन को हमने पूरे देश में हम लोग काम कर रहे हैं 2013 के बाद में। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस एक्ट के बनने के जस्ट बाद इस एक्ट के बनने के 9 महीने के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर है, जो डीसी है, उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। उन लोगों को का काम है कि ये लोग 9 महीने के अंदर, मतलब बोले तो मॉनिटरिंग का काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का है, लेकिन लोकल अथॉरिटी जो होती है, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, नगर पंचायत हुआ, नगर पालिका हो चुका है, नगर निगम हो चुकी, महानगर निगम हुई, इन लोगों का ये काम था कि विद इन 9 मंथ ये आइडेंटिफाई करे कि कितने शुष्क शौचालय इनके यहाँ पर जिले में है या इनके एरिया में है, और उसको विद इन 9 महीने के अंदर ही पूरा उसको मतलब खत्म कर दे या उसको डाइवर्ट कर दे, या उसके लिए उसको बहुत सारी प्रोसेस को अपनाना पड़ता था। उसमें प्रोसेस भी है कि वो जिनके घर पर कच्चे शौचालय है उनको नोटिस दिया जाएंगे, और नोटिस देने के 21 दिन के बाद अगर उसको डाइवर्ट नहीं किया, पक्का शौचालय अगर नहीं आया, तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट के लोग जाएंगे और उसको खत्म कर देंगे, और पैसा भी उस शौचालय मालिकों के घर से वसूला जाएगा। इस टाइप का उसमें प्रावधान है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए कि इनका जो ये इम्प्लीमेंटेशन का जो है बहुत पुअर इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ तक कि चाहते ही नहीं है कि ये जो प्रथा है कहीं न कहीं खत्म होना चाहिए। मॉनिटरिंग कमेटी की आप देखो तो इस एमएस एक्ट जो 2013 है, इस एक्ट के मॉनिटरिंग के लिए ब्लॉक से लेकर तो सेंटर तक मतलब कमिटीज बनी है। आपकी ब्लॉक लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है, आपकी सेंट्रल लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी है, जिसमें हम लोग है भी। सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी में राष्ट्रीय गरिमा अभियान अभी एग्जिस्ट करता है, और उसके इस तरीके के एडवोकेसी से काफी चीजें मतलब हो रही है, जिसमें 882 लोगों को सेप्टिक टैंक में जो मर जाते हैं उन लोगों को हमने 10-10 लाख रुपया दिलवाया इसी के माध्यम से। तो बात यह है कि ये जो दायित्व है लीगली अगर कहता है कि जो धारा 18 है इस एक्ट की, उसके तहत ये लोकल अथॉरिटी जो है उसके ऊपर है ना, जो कलेक्टर है उसको वो करवा सकता है, एफआईआर वगैरह करवा सकता है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, मैडम ने बताया था कि ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, बहुत ज्यादा पुअर इम्प्लीमेंटेशन के कारण ये प्रथा आज भी लगातार देश में चल रही है, और उसमें कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी मैं बता दूं आपको कि ये अभी ये कोरोना के दौरान ही 50 लाख वाला मामला है। कौशाम्बी जिले में एक व्यक्ति मर गया कोरोना के टाइम पर दवाई छिटते हुए। लेकिन उस व्यक्ति को केस लोकल अथॉरिटी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो खुद को काम दिया गया है उस एक्ट के तहत कि इन लोगों को ही इन लोगों के पुनर्वास के लिए काम करना है। अगर काम करते हुए इनकी मौत हो जाती है, लेकिन सरकार के लोगों ने मात्र उनको 1 लाख रुपया दे दिया और उस केस को रफा दफा कर दिया, और उसकी पत्नी से बोल दिया कि किसी से बोलना नहीं, किसी को जवाब नहीं देना है। तो मतलब
बहुत दिक्कत वाले काम है ना, तो कानून के जो है उसका पालन होना चाहिए। धारा 6-7 में लिखा हुआ है, ये जो जितनी भी स्थानीय प्राधिकारी है इनको पालन करना चाहिए। 9-10 में इस सजा के प्रावधान लिखे हैं, जिसमें हम लोगों ने ज्यादा के हमारे पास केस अभी देखा जाए तो FIR वगैरह हुई है, 125 केस हमारा आज भी है। उन 125 केस में बहुत कम मतलब वो जो धारा ली है 8 और 9 धारा, मतलब जिसमें ये MS एक्ट लगा है, वरना इतने 1900 केस हमारे पास लिस्ट है आज भी। 1900 इतने केसेस में कई केस ऐसे हैं, मतलब 80% से ऊपर केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर MS एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट का नाम तक नहीं है, जबकि वो होना था। और कई केसेस ऐसे है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयरनेस की बात की गई कि अवेयरनेस लोगों में होना चाहिए ना। इसमें MS एक्ट में एक चीज ये भी लिखी है कि अगर जो लोग हैं जो नियुक्त करते हैं इन लोगों को, और अगर इनको प्रॉब्लम हो जाती है तो इन लोगों को 1 वर्ष की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना है। ये होना चाहिए। कोई आदमी नियुक्त करेगा और हो जाता है तो ये होना चाहिए, और उसको नोटिस दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, इस निकाय द्वारा, क्या अगर चलता है तो, और नोटिस दे बाद भी अगर वो ऑफेंस को अगर रिपीट करता है तो 2 वर्ष की उसको सजा होगी और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। ये किसके लिए है? निया के लिए, जो उनको को मतलब नियुक्त करेगा। दूसरा है, अगर स्थानीय गवर्नमेंट खुद भी करती है, गवर्नमेंट आप महाराष्ट्र में लीजिए, महाराष्ट्र खतरनाक तरीके से वेंजिंग आती है गवर्नमेंट, क्यों? वहां पर गांव में बाहर से लाके आदमी को बसाया है, उसको घर दिया जाता है, और घर देने के बाद उसकी शर्त नहीं थी कि पूरे गांव की आप सफाई करो, आप गौर, और उसको 2,000-3,000 रुपया दिया है पर मंथ, और फैमिली सहित वो काम करते हैं। ये महाराष्ट्र की स्थिति। ये बात मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में रखी तो अठावले साहब, माननीय अठावले साहब, तो अठावले साहब ने भी सपोर्ट किया हमारा कि हाँ सारा है वहां पर। तो थावर चंद गहलोत साहब ने ये बोला हंसते हुए, मतलब वो भी तो भी मतलब रवैये में, अरे यार अठावले साहब आप देख लो ना, आप भर हो तो फिर कोई बात रखते जा मैं तो भाई। तो अठावले साहब ने कहा ठीक है ना, मैं कुछ ऐसा लेटर जोड़ूंगा, या स्टेक होल्डर जैसे एक पुलिस है उनको मैं लेटर दूंगा, या हम लोग करने वाले हैं आगे। तो अगर लोकल अथॉरिटी करती है, अगर ऑफेंस का इसका वायलेशन होता है तो उसको 10,000 का प्रावधान है, लेकिन ऐसा होता एक्चुअल में हुआ नहीं है। तो सबसे बड़ा मतलब तकलीफ हम लोग संजय जी की बात कीजिए, अगर सैनिक है, सैनिक को सम्मान मिलता है, राजकीय सम्मान मिलता है, बहुत टाइप से उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाता है ना, इस टाइप से होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये सैनिकों से ज्यादा, जितने सैनिक साल भर में नहीं मरते ना, उससे ज्यादा सेप्टिक टैंक में लोग मर जाता है 1 साल के अंदर। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना। तो अगर और इनको रिहेबिलिटेशन, मर तो गया ठीक है, मर गया ना, लेकिन मरने के बाद साहब उसकी फैमिली को कौन देखेगा? उसकी फैमिली का मतलब में उसके बच्चे है, उसकी पत्नी, जिसको ये सामाजिक व्यवस्था ने पढ़ने नहीं दिया। आज सारी अगर देखो मैनुअल स्कैवेंजिंग कम्युनिटी से फ्री करवाई ना, जिन महिला को हमने 50 से ज्यादा महिला करवाई है, मुश्किल से 2-3% महिला ही शायद, बाकी सब इटरेट है। तो बिना अनपढ़ी लिखी लड़की महिला वो कब जाएगी? उसके बच्चे के लिए जो अगर देखा तो सामाजिक राजनीतिक के विकास के लिए कौन काम करेगा? कमाओ आदमी मर गया। तो हम लोगों ने रिकमेंडेशन में रखा था, आपको पुनर्वास कानून आया है वो तो, कि पुनर्वास अगर चाहिए तो आप सर्टिफिकेट इनको दिएगा। सर्टिफिकेट अगर ने दिया है तो इन लोगों को कम से कम के बेस पे सारी स्कीम्स है उनका पता मिल जाएगा, वरना है ना लोग कुछ नहीं होगा, मतलब कहीं पर इनको पूछा नहीं जाएगा। तो एक ये 40,000 वाली बात है कि नियम 12 जो है इसमें MS एक्ट का, उसमें लिखा 40,000 रुपए अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसको 4,000 रुपए इसे कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए, ताकि दूसरा काम ढूंढ ले और दूसरे काम से क्लीन वर्क से लग जाए। लेकिन 7 लाख से ज्यादा लोगों को हमने बराबर एक स्किल्ड नेशनल सर्वे ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स जो था, वो जिसको भी हम लोगों ने करवाया,
हाँ वही मैं रिहेबिलिटेशन पे ही चल रहा हूँ। तो ये रिहेबिलिटेशन का ही पार्ट है कि संजय जी, आपने कुछ बोल रहे हैं सर? काफी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, और अब आपने जो ग्राउंड रियलिटी है, जो वास्तविक स्थिति है मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में, इसके बारे में आपने काफी बढ़िया तरीके से हमें बताया। धन्यवाद सर, जो आपने हमें आपके एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया कि कैसे मैनुअल स्कैवेंजर्स को इंसान के तौर पे देखा ही नहीं जाता इस समाज में, और कैसे ये जो प्रथा है वो पहले से लेके अभी तक हमारे साथ रहती आ रही है, और फिर भी लोग उसे अनदेखा कर रहे हैं। तो जी अभी हमारे जो दर्शक है उनके कुछ सवाल है। मैं श्रेयस जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो जी हमारे सो जो हमारे जो के दर्शक सवाल जो है अभी उनसे। हमें लाइव देख रहे हैं वो उनके कुछ सवाल आए हैं, मैं अभी पूछता हूँ। आप में से जिनको भी आंसर करना है वो आंसर दे सकता है। तो पहला सवाल है कि हाउ कैन कॉमन सिटीजन्स रीच पीपल हु कैन हेल्प टू स्टॉप दिस प्रैक्टिस एंड माइग्रेट देम टू अ न्यू जॉब। मतलब हम एज अ कॉमन सिटीजन किस तरह मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने में मदद कर सकते हैं और उनको नए जॉब की सुविधा फाइंड करने में हेल्प कर सकते हैं। को देना है जवाब, उसका आप नाम बोलिए। आप जगदीश सर, आप बोलिए। जगदीश, हाँ आप दीजिए। अरे सर आप देखिए, बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया है, पहले तो मैं उनको जी। धन्यवाद दूंगा। जी और उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने जहाँ शहरों में जो सोसाइटीज है वहां पर जो सेफ्टी टैंक सफाई करने के लिए, सीवर लाइन टाइप साफ करने के लिए लोगों को बुलाया जाता है, उसके लिए जो स्थानिक कारपोरेशन है, नगर पालिका या महापालिका का बॉडीज है, वहां पर व्यवस्था होती है। लोग क्या करते हैं, कोई भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वो प्रशिक्षित नहीं है ऐसे लोगों को लाके उधर काम कराते हैं और वो दुर्घटना में मर जाते हैं। तो पहला तो काम ये करना चाहिए सभी सोसाइटीज के लोगों को कि जो बॉडी है, जो रिकॉग्नाइज बॉडी है, उसके माध्यम से ही ये काम करवाना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि जहां जहां पर ये अन्याय होते हैं, जब से समाज में ये बातें आती है तो लोगों ने उन लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए और उनको इकोनॉमिकल सपोर्ट, यानी कैसे, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, अभी थाना में जो घटना हुई उसमें 3 लोग मरे। तो एक जो मरा था उसकी शादी हुई थी, खाली 2-3 महीने हुए थे, तो शादी करके यहाँ आया था और उसकी माँ और बूढ़ा माँ और बूढ़े पिताजी थे, यानी उस बहू के सास और ससुर। अब वो तो गुजर गया, अब उनको कोई आधार नहीं और सोसाइटी ने भी कुछ नहीं दिया, सरकार ने भी कुछ नहीं दिया। आखिर में वो फैमिली अपने मूल गांव हरियाणा में यहाँ से चले गए क्योंकि उनको खाने का आधार नहीं, रहने का आधार नहीं। तो ऐसी अवस्था में जब ये आ जाते हैं तो उनको सपोर्ट करने का काम ये सोसाइटी का होना चाहिए, ऐसा मुझे एक सलाह देना है। और अवेयरनेस की बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो चल रहा है कारपोरेशन में या सब जगह पर, उस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो जो लाते हैं लोग, वो कहीं नाके पे खड़े हुए लोगों को पकड़ के लाते हैं और उनको कुछ जानकारी नहीं रहती है, तो ऐसे लोगों के साथ दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा एक और मुद्दा इसमें जोड़िए कि जो मैडम ने जो बताया मशीनीकरण का, तो मशीन से ज्यादा काम करवाने की कोशिश करनी चाहिए। जी। सर, मशीन से रिलेटेड हमारे यहाँ पे दर्शकों का और एक सवाल है कि थाने और मुंबई में ऐसे कितने मशीन डिप्लॉय हुए हैं और एक मशीन का क्या कॉस्ट है? कोई भी हमारे जो मान्यवर है वो बता सकते हैं कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है? जी सुजाता मैम। बम्बई में तो ये जो हमने देखा था कि वहां पे 2 मशीन लाए हैं। जो पहले लाए थे वो ट्रायल बेसिस पे यूज किए, फिर बाद में यहाँ की जो कंडीशंस है सड़कों की और काम की, वो देख के कुछ मॉडिफिकेशंस वो वर्कर्स ने सजेस्ट किए, वापस करके और दूसरी बार वो मशीन आ गई। और अभी जो हमने जब लास्ट ईयर देखे थे तभी केरला के लाइक जहां से वो बन के आई थी वहां से 2 स्टूडेंट्स भी आए थे और वो भी यहाँ रहते हैं और उनके साथ ये वर्कर्स वो चला के देखते हैं। और उनका कहना था और भी काफी उसमें बदलाव लाना पड़ेगा मशीन में लुकिंग एट द कंडीशन, बॉम्बे की जो रोड्स की कंडीशन है वो देख के और सैनिटेशन के सिस्टम देख के, तो वो उनका चालू है। तो फिलहाल तो अभी 2 ही मशीन है और वो भी वो एक यूज करते हैं, जब भी 2 में से एक ही यूज होता है, दूसरा रहता है।
वो यूज करना है तो ये रहता है, वो यूज करते हैं, क्योंकि एक ही टीम काम कर रही है ना। जी तो वहां पे फिलहाल 2 मशीन है और 1 मशीन काम कर रही है, ऐसे हमें तो पता चला बम्बई का। ठीक है। थाना का शायद जगदीश सर को नहीं पता है, हो। नहीं है, थाना में एक भी मैंने मशीन देखा ही नहीं कभी भी, हाँ कभी भी थाने में देखा एक नहीं, भी लेकिन मशीन मुझे नहीं। लगा शायद आपसे पूछ लूं, क्योंकि है क्या नहीं, ऐसे। अच्छा सक्सेशन और वो है, लेकिन ये मशीन नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा तो यही दो ये सवाल तो थे वो, अभी और तक। ये मेट्रो सिटी का हाँ एग्जाम्पल है। बाकी जो अगर छोटे शहर, देश में कई सारे छोटे हाँ, शहर हैं, ग्रामीण भागों में वहां तो पर और तो खराब हालत उपलब्धता ही नहीं है। राइट राइट राइट। है। सो ग्रामीण भागों में तो मशीन्स की उपलब्ध ही नहीं, और सिटीज में भी ये हाल है, तो ग्रामीण भागों में तो क्या ही हाल होगा। वही मुंबई जैसे शहरों में ऐसी हालत है, तो हाँ ग्रामीण भागों एग्जैक्टली। में तो और उससे नहीं, खराब हालत अरे सर, हमने तो कई जगह पर फैक्ट फाइंडिंग किया, गुजरात में किया है, एमपी में भी किया है, और का वहां तक झारखंड और बिहार सब दूर, जहाँ हम लोग, यही हमारा कैटर होता है कि हम समय कोशिश करते हैं कि जो नॉर्म्स है कि उसके अकॉर्ड चीजें है कि नहीं। जी तो पता चलता है कि वहां पर एक अभी जस्ट एक डेथ हुई थी, उसमें ये पता चला कि वो जो मशीन थी, एक छोटी सी मशीन थी, वो वाली खराब भी पड़ी 6 महीनों से। जबकि उसमें एक्ट में दिया है कि वो उनका लगातार मेंटेनेंस होना चाहिए, उनको लगातार चेक किया जाना चाहिए कि वो चालू अवस्था में रहे। तो बहुत बुरा प्रॉब्लम है मतलब इसमें। जी जी। है। वही। तो तो जैसे अभी कि हमारे और दर्शकों ने अभी देखा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो समाज में किस तरह से बुना हुआ है, और कैसे उसकी जो हालत है फिलहाल, वो जैसे पहले था वैसे भी अभी भी है। तो मेरा एक ही निवेदन है आप सबसे कि जैसे कि हमने स्वच्छ भारत अभियान, ये चीज हमने वायरल की, वैसे ही सफाई कर्मचारी अभियान, ऐसा भी कोई अभियान हो जिसके तहत हम हमारे जो ये जो सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, उनकी भी हम कुछ मदद कर सके, उन्हें भी हम थोड़ा अच्छा जिंदगी देने का अवसर, जिंदगी जीने का अवसर दे सके। धन्यवाद। ओवर टू यू सर। बिल्कुल। सो अभी और हमारे कोई क्वेश्चंस नहीं है। सो मेरे ख्याल से अभी एंड करने का समय आ गया है। थैंक यू आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतना महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए, और हमें कुछ स्टार्क रियलिटीज दिखाने के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग का, कि कैसे एज अ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, और किस तरह से हम एज अ सोसाइटी फेल हुए हैं इतने सालों से उनको हेल्प करने में। हम आशा करते हैं म्यूज फाउंडेशन से कि सरकार मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में जल्द से जल्द कुछ करे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करे, ताकि मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म हो जाए। सो शुक्रिया आप सब स्पीकर्स का, जो आपने इतना अच्छे से समझाया। शुक्रिया आप सब व्यूवर्स का भी। मैं आखिरी में एक शेर कह के एंड करना चाहूँगा। निदा फाजली जी उर्दू के मशहूर शायर, उनका एक शेर है कि 4 दीवारों के बाहर भी है आबादी, 4 दीवारों के बाहर भी है आबादी, जैसी तुम्हें दिखाई दी है सबकी वही नहीं है ये दुनिया। तो हमें इस चीज़ का गौर करना है कि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं 4 दीवारों के अंदर, उस वर्ल्ड के बाहर भी एक दुनिया बसती है, जहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है। ये मैनुअल स्कैवेंजिंग थिंग ऑफ पास्ट नहीं है, ये अभी भी प्रेजेंट में हो रहा है, और हमें इसके लिए दखल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं धन्यवाद। सिर्फ एक खाली हाँ, जी जगदीश जी। मैं अपने जो सफाई कर्मी भाई बहन है उनको एक कहना चाहता हूँ, झाड़ू छोड़ो, कलम उठाओ, परिवर्तन आ जाएगा। जी, 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 जी। A और sword ये में a जो pen is lighter than the sword, so yeah. ये भी है सर कि ये जो पैसा है, सफाई कर्मचारियों से कहना है कि ये जो पैसा है, इस पैसे से नफरत करना सीखे। ये जो जो सफाई का पैसा है ना, तो कहीं मतलब एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो उनका असली उद्धार है, और असली जिंदगी वो जी सकते हैं उसके माध्यम से। वरना बहुत असंभव है इस व्यवस्था के साथ जीते रहना, चलते रहना, और बहुत जी, पीढ़ियां खत्म करने वाला मामला है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर। जी सर। तो हमारे व्यूवर्स भी, हम अगर आपके आपके और कुछ सवाल होंगे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बस शुक्रिया हम सबके साथ शामिल होने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।